अभी राजनीतिक माहौल है वो युवाओं के पक्ष में भी है, तो आप अपने आप को ऐसी स्थिति में कहाँ कितना मजबूत देख। देखिए, संघर्ष बिना तो निखरता भी नहीं है इंसान। बिल्कुल ठीक है। और संघर्ष के साथ ही आगे बढ़े तो इंसान सबक भी लेता, सीखता भी है। यहाँ के मुद्दे क्या हैं और पिछले जो यहाँ पे सरपरस्त रहे हैं जनता के, उनसे उनकी शिकायतें क्या हैं जो आप दूर कर सकते हैं। उचाना में जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो जो भी यहाँ से प्रतिनिधि बना पिछले 50 साल से, जिसने यहाँ राजनीति की, जिस परिवार ने, उस परिवार ने सिवाय मुख्यमंत्री के और लोगों के बहकाने के कुछ नहीं किया। हम इस वक्त जींद इलाके में हैं और उचाना विधानसभा क्षेत्र से देवेंद्र अत्री बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। उनके लिए यहाँ पर क्या चुनौतियाँ हैं, कितनी मजबूत स्थिति दिख रही है और राजनीतिक माहौल यहाँ पर क्या है, ये उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो हम पीटीसी न्यूज़ में सबसे पहले तो आपका स्वागत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है पीटीसी न्यूज़ जी, धन्यवाद आपका। राम राम। राम राम जी। पहले तो मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी आपका जो संघर्ष है अब तक का। आप एक युवा नेता हैं और युवा नेता का जो स्ट्रेंथ होता है, उसकी जो एनर्जी होती है, वही प्लस की तरह काम करती है किसी भी चैलेंजिंग क्षेत्र में। और जब विधानसभा चुनाव जैसी बात हो तो उससे बड़ी चुनौती फिलहाल आपके लिए कुछ नहीं है। तो अब एक युवा जो अभी राजनीतिक माहौल है वो युवाओं के पक्ष में भी है, तो आप अपने आप को ऐसी स्थिति में कहाँ कितना मजबूत देख रहे हैं। देखिए, संघर्ष बिना तो निखरता भी नहीं है इंसान। बिल्कुल ठीक है। और संघर्ष के साथ ही आगे बढ़े तो इंसान सबक भी लेता, सीखता भी है। जी। तो मुझे लगता है कि संघर्ष जीवन में होना चाहिए और संघर्ष आना भी चाहिए। मेरे पिताजी ने भी बहुत संघर्ष किया। उन्होंने 40 साल तक समाज सेवा भी की और राजनीतिक रूप से भी वो सक्रिय रहे। जी। और जहाँ रहे वो मजबूती के साथ रहे, और मैं भी जहाँ रहा मजबूती के साथ रहा, वफादारी के साथ रहा। हमारे खून में वफादारी है और हम लोग बिल्कुल हर व्यक्ति से, आज से नहीं है, मैं तो पिछले 13 साल से, मेरे पिताजी 2011 में चल बसे थे, स्वर्गवास हो गया था उनका। उसके बाद मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। पहले मैं इनेलो में रहा, जिला प्रेस प्रवक्ता रहा इनेलो में। उसके बाद जेजेपी का हल्का अध्यक्ष बनाया गया था मुझे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की से मैं प्रभावित हुआ और माननीय नरेंद्र मोदी जी के से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी 2019 में ज्वाइन कर ली थी। तो आप जैसे पूछ रहे हैं कि संघर्ष यहाँ कितना माहौल है, माहौल तो आप लोग देख सकते हैं। ये तो जनता, हम तो देख ही रहे हैं, आप अपना ये जनता बताती है कि माहौल कैसा है। जी, जी, जी। मुझे लगता है कि हम लोग 100% आश्वस्त हैं। हम लोग यहाँ से उचाना से कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। मुझे बस ये बताइए कि आपके सामने जो चेहरे हैं वो भी मजबूत हैं और हरियाणा के चुनाव में अनुभव रखते हैं, तो ऐसे में आप अगर उनको अपने सामने देख रहे हैं तो खुद को आप कहाँ खड़ा पा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन चुनाव लड़वाए हैं मैंने। जी। और बहुत मतलब अंदर से, आत्मा से लड़वाए हुए चुनाव है मेरे। मुझे पता है, लोगों के विचारों का पता है, लोगों से जुड़ा रहा हूँ, सामाजिक रूप से भी जुड़ा रहा हूँ, राजनीतिक रूप से भी जुड़ा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि देखिए, संघर्ष तो होता ही है। और वैसे आप सब लोग कहते हैं, और फिर वही पहुँचेंगे हम, बड़े लोग हैं। बड़े लोग भी किसने बनाए हैं? बड़े लोग भी जनता ने बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद देकर जो यहाँ भेजा है, मेरे लिए भी गर्व की बात है, उचाना के लिए भी गर्व की बात है कि मैं किसान पुत्र हूँ और एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, इससे बड़ा इतिहास कोई नहीं बना सकती कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को उचाना जैसी हॉट सीट से उतारा। बिल्कुल हॉट सीट है, पूरे प्रदेश में सबसे हॉट सीट्स में से एक है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे ये बताइए, पिछले जो यहाँ से अभी विधायक रहे हैं या जो भी चेहरे हैं, ये सीट इग्नोर्ड सीट है, मतलब विकास जिस तरह से होना चाहिए था, तमाम दावों के बावजूद नहीं हुआ, ये जनता भी जानती है और हमने भी देखा है। तो पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं और पिछले जो यहाँ पे सरपरस्त रहे हैं जनता के, उनसे उनकी शिकायतें क्या हैं जो आप दूर कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, मुद्दे तो हर व्यक्ति, उचाना का हर व्यक्ति ये जानता है कि उचाना में जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो जो भी यहाँ से प्रतिनिधि बना पिछले 50 साल से, जिसने यहाँ राजनीति की, जिस परिवार ने, उस परिवार ने सिवाय मुख्यमंत्री के और लोगों के बहकाने के कुछ नहीं किया। उनका सपना एक था, बस टारगेट एक था, मुख्यमंत्री, जो भी मुख्यमंत्री बना, जहाँ भी वो रहे,
जहाँ भी वो रहे, जिस भी मुख्यमंत्री के साथ उनके संबंध सही नहीं रहे, टकराव रहा मुख्यमंत्रियों के साथ, जिसकी वजह से हम लोग आज भुगत रहे हैं। ये समस्याएं इसलिए आई क्योंकि जहाँ भी हो रहे सरकार में सही प्लेटफॉर्म तक बातें नहीं पहुंची, सही प्लेटफॉर्म तक बात नहीं क्या पहुंची। वजह रही, प्लेटफॉर्म तक पहुंची क्यों नहीं बात? वजह उनका स्वार्थ था, उनका अहंकार था। जिस परिवार ने यहाँ राज किया उनका अहंकार था, सब हर व्यक्ति जानता है यहाँ का। कोई नाम लेना चाहेंगे आप? नहीं, सब हर व्यक्ति को पता है। और वो परिवार देखिए, कांग्रेस में आया, कांग्रेस में था, तिवाड़ी कांग्रेस, उसके बाद फिर कांग्रेस, फिर उसके बाद बीजेपी, फिर भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इससे ज़्यादा क्या करेगी? एक ही परिवार से 3 लोग उच्च कोटि के पदों पर थे भारतीय जनता पार्टी से, उसके बाद भी देखिए क्या करे। यही तो बड़े बड़े मंत्रालय होते हुए भी उन लोगों ने आज तक यहाँ कोई उद्योग नहीं है। आप देखिए कितने। अरे मैं ये कह रही हूँ सर कि हम लोग जब एंट्री कर रहे थे, जो सड़कें हैं या फिर बहुत बेसिक चीज़ें जो हैं, साफ़ सफाई वगैरह, वो भी तो ठीक तरह से यहाँ पे काम नहीं हो। देखिए मेरी बहन, मैं सबसे पहले तो यही बताना चाह रहा था आपको कि यहाँ जो समस्याएं हैं, समस्याओं का जो अंबार है, वो समस्याओं का अंबार इसीलिए है क्योंकि जो लोग यहाँ से राजनीति कर रहे हैं वो दिल्ली चंडीगढ़ से राजनीति कर रहे हैं। आम लोगों से जुड़ाव है ही नहीं। उनसे मिलने के लिए भी एक व्यक्ति को अपनी जेब में 10,000 रुपये चाहिए। यहाँ से भागेगा चंडीगढ़, यहाँ से फिर भी मेरी बहन, उनको समय मिले ना मिले बेचारे आ जाएंगे। क्या नहीं होता खर्च, क्या यहाँ पे लोग किसान ही हैं, यहाँ किसान लोग हैं और कमेरे वर्ग हैं, किसान वर्ग है। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये खर्च के चंडीगढ़ दिल्ली भागता है और वो खाली हाथ आ जाता, लौट के आ जाता है। तो ये हालात है यहाँ पे कि मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने जो काम किए 40 साल तक, उन्होंने निरंतर सेवाएं की है। और मैं फिर दोबारा बताता हूँ, हम लोग जहाँ रहे, हम वफादारी के साथ रहे, चाहे वो मेरे पिताजी थे और चाहे मैं था। मैंने जहाँ भी किया और मुझे वफादारी का ही आज मुझे मिला। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, ये मेरी वफादारी का ही है। बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि हमने थोड़ा सा सर्वे किया आपके लिए। आप एक पॉपुलर चेहरा हैं, बतौर समाज से भी कहें या जनता से जो आपका सीधा जुड़ाव है, वो आप, चूँकि आपका ख़ानदानी है, आपके पिताजी से आपको ये चीज़ मिली हुई है, तो ये एक प्लस पॉइंट ज़रूर आपके साथ है। और अगर आप इसी तरह से काम करते रहें तो इसमें कोई शक नहीं कि आप एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अपने इस क्वालिटी को लेकर कि जनता के बीच आपकी जो पहुँच है और आपकी जो छवि है वो बड़ी सकारात्मक है? मेरे पिताजी जैसे बहुत एडवांस सोच रखते थे मैम। वो जैसे ट्यूबवेल पहला लगाया उन्होंने, और हमारे क्षेत्र का सबसे पहला ट्यूबवेल था वो, उसमें कड़वा पानी निकला। कड़वा पानी होते हुए भी उन्होंने पक्का करवाया उसको। लेकिन मेरे क्षेत्र में आप मेरे पिताजी के साथ जो बुजुर्ग जिन्होंने काम किया उनसे पूछोगे तो सबसे पहला ट्यूबवेल ट्रैक्टर लेके आते थे मध्य प्रदेश से। बेलारूस ट्रैक्टर होता था, T25 होता था। और वो यहाँ पे फिर वो अपने गुआंडा में जाते, हमारे गुआंड है, जैसे खटकड़ है, बहुत सारे ऐसे परिवार है। खटकड़ तो मेरा परिवार ही है, बड़ौदा है, घोगड़ियाँ हैं, इन गाँवों में भौंसला है, कड़ता, इन गाँवों में बेसिक जो रूट्स थे ना, वो पकड़ते थे रूट्स। वो जहाँ जिससे भी मिलते थे वो उनके साथ अटैच हो जाता था, इतने प्रभावित होते थे। और उनका दिमाग था ना बहुत एडवांस था। उन्होंने टेम्पो भी चलाए, टेम्पो रखे। अच्छा? हाँ जी, टेम्पो रखे उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताइए ज़रा। नहीं होते थे मैम, जब टेम्पो होना ही बहुत बड़ी बात थी, तो टेम्पो रखते थे। उसके बाद हमारे यहाँ जब हमारे गांव में कोई किस्सा अगर आपको याद है सुनाना चाहते? हाँ, मेरे को खैर मैं उस टाइम मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरा तो 80 का बॉर्न है। लेकिन सुना तो होगा आपने। हाँ, वो हमारे बुजुर्ग बताते हैं, खटकड़ के और बड़ौदा के, भौंसला के कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि सबसे पहले ट्रांजिस्टर लेके आए थे वो रोहतक से। अच्छा। और पूरा गांव कसून हमारा एक जोड़ी वाला अड्डा है, उस पर इकट्ठा हो गया था। जब वो बस से उतरे थे तो ट्रांजिस्टर को देखने के लिए और सुनने के लिए, उस टाइम चैनल तो हुआ नहीं करते थे, आकाशवाणी आपको पता है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक और भी कई मज़ेदार किस्से हैं, जैसे वो टीवी लेके आए थे, टेलीविज़न हुआ करता था टेलीविस्टा का, वो डोर वाला होता था। 70-80 की, हाँ 70s के आसपास की, मेरा जन्म नहीं हुआ था। तो मैं थोड़ा बहुत, मेरे को ये जरूर याद है कि रामायण होती थी तो गांव के बहुत सारे लोग खिड़कियों में से आके भी देखते थे रामायण को, ये मुझे थोड़ा बहुत है। लेकिन मेरे पिताजी बहुत एडवांस थे, आगे की सोचते थे, बहुत मॉडर्न सोच थी उनकी हर चीज़ में। उनका जैसे खेती करते थे तो जैसे जो भी खेती करते थे आधुनिक खेती का भी वो करते थे। हाँ जी, हाँ जी।
और आधुनिक के साथ साथ जैसे ट्यूबवेल के लिए भी बड़ा ट्यूबवेल जो हमारे आया था, जो हमारे क्षेत्र में आया था, 700 पे लगा था हमारे, तो वो भी ट्यूबवेल भी लगाने वाले अपने क्षेत्र में सबसे पहले वो लोगों में शुमार थे। तो बहुत सारे किस्से हैं उनके उनके कहते जी। ये मोटरसाइकिल होती थी यजदी, वो पहले यजदी लेके आने वाले पहले व्यक्ति थे हमारे क्षेत्र में। हाँ, तो बहुत एडवांस सोच रखते थे, एडवांस चलते थे, और समाज के लिए उनका बहुत जो था ना ध्यान, वो यूँ समझते थे कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करके जाऊँ, कुछ ना कुछ करके जाऊँ। बस वो मैं आपको बता दूं, बस वो अचानक हुआ एकदम से, वो हर्ट की वजह से। फिर वो हमें तो 100 कोस तक याद नहीं था कि इतना जल्दी चले जाएंगे, बहुत जल्दी चले गए मेरे पिताजी, 64 साल के। चलिए, आप उनकी परंपरा को आपने आगे बढ़ाया है, और लोगों की भी आपसे यही उम्मीद है कि जैसे आपके पिता रहे वैसे ही उन्हीं के नक्शे कदम पर आप आगे बढ़ें और उस तरह से आप चलाएं, यही जनता भी चाहेगी। जी, जैसे शिक्षण संस्थान बनाए हुए हमने, मैं कोशिश करता हूँ, जैसे मेरे गांव गोंडा में हमने बोल रखा है कि गरीब परिवार के बच्चे हैं वो आए, फ्री शिक्षा बिल्कुल, इवन जो ड्रेसेज होती है वो भी अपने आप फ्री, ट्रांसपोर्ट सब कुछ फ्री करने का। और बच्चों को पढ़ा भी रहे हम, गरीब बच्चों को, काफ़ी बच्चों को हम मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा के दान से बड़ा कोई दुनिया में दान नहीं होता। इस संसार में, इस विश्व में सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो शिक्षा है। शिक्षक बहन, अगर शिक्षा मिलेगी तो अपने आप डेवलपमेंट भी होगी, विकास भी। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो देश को बदलेंगे, वही तो बदलेंगे, हमारा भविष्य वही है। बिल्कुल। मुझे ये बताइए, अब हम थोड़ा दूसरे पार्टियों की भी बात कर रहे हैं जो दावे कर रहे हैं वो इस क्षेत्र को लेकर, चाहे हम दुष्यंत की बात करें, चाहे वो कांग्रेस के जो चेहरे हैं उनकी बात करें, वो ये दावा कर रहे हैं कि, स्पेशली दुष्यंत जी की हम बात कर लेते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो उनकी सीट है ही है, मतलब आसपास कोई है ही नहीं। उनके इस दावे को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, हाँ, नहीं, व्यक्ति को बोलने की आ जाती है। हाँ, मैं 100% आश्वस्त हूँ मैम, यहाँ बहुकोणीय मुकाबला है, और मैं 100% आश्वस्त हूँ उचाना के मेरे परिवार का मुझे आशीर्वाद मिलेगा, और हम भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं। चलिए, और जनता के नाम अगर कोई संदेश आप देना चाहते हैं हमारे चैनल के? बस यही है, मेरा तो निवेदन है, मेरा तो यही निवेदन है कि मेरी मातृशक्ति माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, युवा साथियों से कि मुझ पे विश्वास करें, और यहाँ से क्यों विश्वास करें ये भी आप थोड़ा सा बताएं। ये सबको पता है कि मैं उनका बेटा हूँ, उनका भाई हूँ, उनके बीच रहूँगा। दिल्ली चंडीगढ़ जाना नहीं पड़ेगा, इन लोगों से पीछा छूटेगा जिन्होंने हमारा शोषण किया है। मैं यही निवेदन करता हूँ कि सब मुझे आशीर्वाद दें, और यहाँ से हम कमल का फूल खिलाएं, और उसके साथ ही सरकार बनने पर जो मैं विश्वास दिला रहा हूँ लोगों को, जो वादे कर रहा हूँ, ये पक्के निभाऊंगा, ये मेरा वादा है लोगों से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र अत्री जी। तो बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र अत्री जी, जिनका जब एक साफ दिल का इंसान होता है तो वो सिर्फ जो दिल में है वही कहता है। वही देवेंद्र अत्री जी ने भी आपके सामने सुनाया कि उनका विजन क्या है, वो आपके लिए क्या करना चाहते हैं। अब बात यह है कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है, जैसे हमने कहा कि एक बेहद हॉट सीट है, चुनौती भी कड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक विश्वास ज़रूर है कि उचाना की जो जनता है वो सच के साथ खड़ी होगी और मेहनत के साथ खड़ी होगी। कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ वैशाली चौधरी, PTC न्यूज़, जींद।